अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 12 को हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी एजुकेटिव फिजिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारा पास पॉइंट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ये होता है कि किसी चीज़ से बाहर निकल जाना। ये लेक्चर हम कर चुके हैं। राबी आप कंफर्म कर दीजिए, ये लेक्चर हम कर चुके हैं। आई थिंक नहीं किया। ये वाला नहीं किया, इससे पहले जो है वो हमने किया। हाँ ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि आपने एस्केप का मतलब होता है निकल जाना। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो वेलोसिटी जिससे हमने क्या करना है, किसी भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, चाहे वो किसी भी स्टार है, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से हमने बाहर निकलना है। तो सवाल ये होता है कि हमने उसको कितनी इनिशियल वेलोसिटी दें जिसकी वजह से वो हम उसको फेंके तो वो फिर क्या करे, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो इसकी ये डेफिनेशन है, थ्रो अ बॉडी विद सच अ वेलोसिटी वी ई so that it crosses the earth's gravitational field is called the escape velocity। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड की हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट होती है इनफाइनाइट। फॉर एनी पार्टिकल एस्केप वेलोसिटी इज। तो अगर कोई भी पार्टिकल है उसके लिए एस्केप वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, तो उसके लिए ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है। किसी भी कि अगर आपने एस्केप वेलोसिटी मालूम करनी है तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला होगा। लेकिन ये जो फार्मूला हम पढ़ते हैं, ये चूंकि इजी टू यूज, इसलिए हम अर्थ की एस्केप वेलोसिटी यहाँ से मालूम कर लेते हैं। लेकिन अर्थ की एस्केप वेलोसिटी आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला है ये हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सन की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, तो आप तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो किसी भी स्टार के अगर आपने एस्केप वेलोसिटी मालूम करनी है तो ये हमारे पास ये फार्मूला होगा। और अगर अर्थ के लिए करनी है तो ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो आपने फौरन पूछ लेना, वेट नहीं करना। द पार्टिकल इज, एक क्वेश्चन है, द पार्टिकल इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। तो हमने उसके एस्केप वेलोसिटी मालूम करनी है। तो जब हमने उसको निचले तौर पर फेंका तो उसके पास दो एनर्जीज थी। तो एक हमारे पास एब्सोल्यूट है पोटेंशियल एनर्जी है, और एक हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या आता है, G m m/2r। अच्छा आप ये बताएं कि जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी को नहीं आता। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एनर्जी होती है जिसमें हम किसी भी चीज पे वर्क करते हैं उसे इनफिनिट तक ले जाने के लिए। तो वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है या अपोजिट टू द फील्ड होता है। दोबारा क्वेश्चन करें, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड या अपोजिट टू द फील्ड। अपोजिट। क्योंकि अब देखिए, जो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, इसलिए सारी जो बॉडीज है वो क्या करती है, नीचे फॉल करती हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन करूं, तो अगर आपको ऊपर से नीचे बॉडी को फेंके तो फिर तो यार आप कोई वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड उसको नीचे खींच रहा है। इसलिए अगर आपने वर्क करना चाहते हैं, उसमें आप एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे, आप बॉडी को नीचे से ऊपर उठाएंगे। अपोजिट। हाँ जी।
तो अब ये इसमें ये इस केस में क्या होगा कि जो अर्थ वो उस बॉडी को नीचे खींच रही है, लेकिन आपके पास जो एनर्जी है वो उसको ऊपर ले जा रही है। तो आपकी जो एनर्जी है वो किस में स्टोर हो जाएगी? इसमें आपने वर्क डन जो किया इसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगी। ये अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी तो आप इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इस एब्सोल्यूट का ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, ये हम क्यों लगाते हैं? हम सिंपल ये क्यों नहीं कह सकते कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपने पढ़ा होगा। और ये एक क्वेश्चन है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का ये फेमस फार्मूला mgh। तो जब ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है तो फिर हमें इस फार्मूले की जरूरत क्यों पेश आई, इस फार्मूले की? नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए फिर हमने ये फार्मूला डिराइव कर लिया। तो ये फिर हमने इसके साथ एब्सोल्यूट का वर्ड अटैच क्यों किया? सिंपल हम इसको पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट क्यों का नहीं कह सकते? एब्सोल्यूट का मतलब यही है कि हमें इनफिनिटी तक लेकर जाना है। हाँ जी। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला जो फार्मूला बोल रहे हैं mgh, ये जस्ट जमीन पे एप्लीकेबल है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है, सॉरी जी, mgh। उसके बाद अगर हमें इनफिनिटी पर जाना हो तो उसके लिए हम ये प्लेनेट या दोबारा कहीं बताएं ये निकलना हो अर्थ फार्मूला। से तो फिर ये वाला ये फार्मूला हम किसके लिए एप्लीकेबल है? जमीन पर एप्लीकेबल है, कितनी जहाँ पर हाइट मास तक? भी हो, कंफर्म हाइट भी हो आपके पास, और आप जी की वैल्यू फिक्स हो, यहाँ पर जी यहाँ तक लाई करते हैं। जी इज इक्वल टू 10%, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और आई थिंक कई बार सपोजिंग में ये भी कहते हैं 9.8। तो यानी कि ये फार्मूला कहाँ तक एप्लीकेबल होगा? जहाँ तक ग्रेविटेशनल वो जी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। वो तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट आएगा, ये उसका मतलब है। ये लास्ट बाउंड्री है ना, तो यहाँ पर भी जी की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सर तो जी। सर जो फार्मूला है ना एम जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करिए हाइट के ऊपर। अगर हम हाइट, तो हमारे पास सरफेस है ऑफ अर्थ है, कंसीडर करते हैं तो अर्थ का लेवल जो है वो सेम नहीं है। तो रेफरेंस पॉइंट ये चूज करेंगे तो फिर हमारे पास एनर्जी कहीं पॉजिटिव आएगी, कहीं उसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, कहीं पे जीरो होगी। तो इसलिए हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए था, एक ऐसा पॉइंट जो हर सरफेस के लिए मतलब उसका सेम डिस्टेंस हो। तो उसके लिए हमने जो है इन्फिनिटी को चूज किया। तो उसके लिए हमारे पास ये जो फार्मूला आया है ना, इसे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो ये एप्लीकेबल है हर पॉइंट के लिए। अच्छा, ये आप एक तो आपने रीजन सही बताई कि क्योंकि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हमारा सेम नहीं होता, तो इसलिए फिर हमें एक और फार्मूले की जरूरत पेश आई। एक इसकी और लिमिटेशन है, वो कौन सी है? काफी फेमस इसकी लिमिटेशन है। ये फार्मूलाज की लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो आप बच्चे ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर एक हमारे पास फार्मूला मौजूद है, फिर हमें दूसरे फार्मूले की जरूरत क्यों पेश आई है? तो ये इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ये फार्मूला जो हमें एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक एप्लीकेबल है जहाँ पर जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही हम बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो हमारी कांस्टेंट नहीं रहती। आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। तो जब तक हमारे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तब तक ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। जब तक जी की वैल्यू हमारे जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं फिर ये जो जी की वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसलिए फिर हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो मतलब है ये जो फार्मूला है ये बहुत ही मतलब है सिंपल चीज, सिंपल फार्मूला है जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा हाइट इन्वॉल्व ना हो या हमारे पास बहुत ही जी की वैल्यू जो है वो हमारी कांस्टेंट रहे, फिर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। नहीं, जहाँ तक जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी वहां पे, क्योंकि ये जो जी तो है इसका ये मतलब ये हुआ कि जब तक यूनिफॉर्म फील्ड है उस वक्त तक आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। अर्थ का फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं है ना, वो तो चेंज हो रहा है और ये अर्थ की वजह से ही होती है जी की वैल्यू।
तो मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट सेंड किया, ये चेक करें तो। अभी किससे रिलेटेड है? जी जी, इसी से। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तब तक आप ये बता रहे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? या तो मैं स्क्रीनशॉट चेक कर रहा हूँ, तो आप बता रहे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? जो अभी आपने बात कही है ना, उसने लिखा हुआ है कि ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। तो आपकी बात ठीक है। जो यूनिफॉर्म फील्ड का उसने जो सेंस लिया है ना, वो ये है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक फील्ड है, ये हमारे अर्थ की एक सरफेस है। तो इस रीजन में ना हमारे पास, अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, ठीक है। तो जब ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इस फील्ड को आप यूनिफॉर्म फील्ड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है हर जगह जी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसलिए इस फील्ड को आप यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, जाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर फिर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस फील्ड को आप फिर यूनिफॉर्म फील्ड आप नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर है? जी सर। लेकिन यार सिंपल जो है ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो सिंपल इसका ये आंसर करें कि इसके ये जो है ना, इसके दो रीजन है। एक तो हमारे पे यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट का इशू आ जाता है। दूसरा ये हमारे पास होता है कि जो जी की वैल्यू वो हमारे पास फॉर स्मॉल हाइट हमारे लिए कॉन्स्टेंट होती है। तो अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड इस चीज में जाएंगे ना, तो वो एक मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों को भी अगर समझाना है, तो और इंटरव्यू में अगर आप बैठे हैं, तो फिर जरा आपने सिंपल सिंपल चीजों पे रहना है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताएंगे, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सिंपल से इसका ये आंसर देना कि जी जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। इसलिए फिर हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जहाँ पे जो जी की वैल्यू वो कांस्टेंट रहे। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया था, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या, फिजिकल मीनिंग क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का? फार्मूला बताना है या कैसे? नहीं, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? मतलब ये है कि ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये वैल्यू है, इंडिकेट करती है इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड को। और इसके अलावा वेलोसिटी के ए इज टर्म्स में बता दें। इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर आर। नहीं, वेलोसिटी के टर्म में इसका क्या मीनिंग है? इस वैल्यू का क्या सेंस, फिजिकल मीनिंग है वेलोसिटी के टर्म में? कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर की। नहीं, ये हमें बता रही है कि हर सेकंड में हमारी कितनी वेलोसिटी चेंज होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसका ये मीनिंग होता है। क्योंकि हम इसको उर्दू में अगर आपने पढ़ा हो ना, इसको हम पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही है ना? तो इसका हाँ मतलब जी, ये हाँ है जी, कि बिल्कुल। अगर अगर आप ऊपर से नीचे बॉडी को फेंकेंगे, यहाँ पर एक बॉडी है, वो यहाँ पर आई है, तो एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है जी 200 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी। हाँ, राजपूत सना ने सही आंसर दिया है। द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी 10 सेकंड। एट एवरी 10 सेकंड नहीं, कि एट एवरी सेकंड 10 मीटर पर सेकंड चेंज होती है। लेट्स सपोज एक बॉडी की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी कम हो, कितनी उसकी इंक्रीज होगी? यहाँ पर अगर हम करेंगे, तो 9.8 है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 210। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 220, यहाँ पर उसके 230। तो इसलिए हर जो पॉइंट है हर सेकंड, उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी उसमें कितना इंक्रीज आ रहा है? 9.8। अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है,
तो उसके वेलोसिटी में कितना डिक्रीज आएगा, हर सेकंड के बाद 9.8। तो जब हम इसके वेलोसिटी फैलाते हैं, वो फेंकती हैं, तो क्योंकि हम नीचे से ऊपर ने बॉडी ने जाना है, जिसका मतलब हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन उसमें किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है, तो उसकी जो ये जो फाइनल जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये जीरो हो जाती है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ये भी जीरो हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब ये है कि हमने उसको एग्जैक्ट जितनी अमाउंट मतलब उसको चाहिए ना वेलोसिटी, हमने एग्जैक्ट उतनी वेलोसिटी से फेंका है। तो जब आप एग्जैक्ट उतनी वेलोसिटी से आप फेंकेंगे ऑब्जेक्ट को, तो वो फिर ज़ाहिर उसने जितनी बार उसके पास एनर्जी होगी वो सारी उसने वर्क डन करने में लगा दी, तो इसलिए उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मौजूद नहीं है जिसकी मदद से वो क्या करे, मूव कर सके। तो इसलिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी जीरो हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी फाइनल क्या हो जाती है, जीरो होती है। क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगा सकते हैं। तो नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड इन्फिनिटी पर है, लिहाजा हमारी जो यू फाइनल है वो जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो होती है। तो फिर यहाँ से हमारे पास फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, और वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पीपीएस में पूछा जा चुका है कि एस्केप वेलोसिटी वो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना टाइम्स होता है। तो उसका ये फार्मूला होता है हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट और ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये दोनों है, इस फार्मूले को आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ये पेपर में पूछा गया है काफी दफा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, अर्थ के लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ सन की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, तो सन की जो एस्केप वेलोसिटी वो डिफरेंट होगी। वो अगर आपने कैलकुलेट करनी है, फिर आप क्या करेंगे, इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप जी के जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मास ऑफ सन पुट करेंगे, उस सन का रेडियस पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास सन की जो स्केल वेलोसिटी वो आ जाएगी। अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि जो ब्लैक होल है, वो जो लाइट है उसको ब्लैक होल को स्केप नहीं कर पाती। तो क्या रीजन है कि जो लाइट है वो ब्लैक होल को स्केप नहीं कर पाती, तो उसका रीजन ये है कि जो स्केप वेलोसिटी ऑफ ब्लैक होल्स है ना, ये इनफाइनाइट होती है। अगर लाइट को इनफाइनाइट वेलोसिटी चाहिए तभी वो ब्लैक होल से एस्केप कर जाती है, अदरवाइज वो ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर इनफाइनाइट वेलोसिटी देना इम्पॉसिबल है। तो इस तो यही वजह है कि हमारी जो लाइट है वो ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर पाती। और ब्लैक होल ये एक कुदरत के राजों में अभी तक ये राज है, किसी को नहीं पता इसके अंदर क्या होता है। तो ये अपने इर्द गिर्द जो भी बड़े बड़े स्टार्स होती हैं, इसके अंदर ग्रेविटेशन फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है, वो क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। जिसमें सिंपल लैंग्वेज हम उसको कह लेते हैं कि उसने इर्द गिर्द जितने भी उसके पास प्लैनेट्स होती हैं, वो उनको क्या करता है, खा जाता है। तो ये जो बहुत ज्यादा मैसिव स्टार्स होती हैं, तो उनका जो हर एक का ना अपना अपना लाइफ साइकिल होता है। कोई वाइट न्यूट्रॉन स्टार पे कोई एकर एंड होते हैं, कोई डिफरेंट स्टार पे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जो मैसिव होती है ना, उनका जो एंड वो ब्लैक होल पे होता है। राजपूत सर ने पूछा है इसका ना, अभी ये मुझे माइंड में अभी नहीं है, तो ये मैं आपको ना पर्सनली आप मेरे से पूछ लेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है, ये जनरल फार्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का, उसका फार्मूला क्या होता है, जी एम ओवर आर। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आर हमारा, ये हमारा क्या होता है, आर प्लस एच होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने सन के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, तो वो आप इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। मास ऑफ सन पुट करें और उसके बाद जो सन के कितनी हाइट पे आपने वो ऑर्बिटल वेलोसिटी सन के गिर्द मालूम करनी है, तो वो फिर आप वो मालूम कर सकते हो। ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं, ये डिस्टेंस कहाँ से होना चाहिए, हमेशा सेंटर से हम ये डिस्टेंस लेते हैं।
इस फार्मूले को दो तरह से लिखा जा सकता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर रूट, या फिर जी एम डिवाइडेड बाय आर। और अगर आपसे पूछें कि आर कौन सा डिस्टेंस है, ये सेंटर से हमारा डिस्टेंस होता है। अगर आप सन की बात कर रहे हैं तो सन के सेंटर से डिस्टेंस होगा, अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ के सेंटर से ये हमारा डिस्टेंस होता है। तो जब हमारा जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है, अर्थ के हमारे क्लोज हो, फिर ये आर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल आर में। तो ये जो फिर हमारे पास फार्मूला आता है, ये क्लोज टू द अर्थ के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल है। और ये फार्मूला मजीद इसको जनरलाइज करें तो ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए एप्लीकेबल है। और ये फार्मूला हमारे लिए हज, बाकी ये जनरल फार्मूला है, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे वो सन है, जिसका मर्जी आप वो उसके मालूम कर सकती हैं। देखिए ये जो फार्मूला है यहाँ पर सन का आप मालूम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप अर्थ के ही मालूम कर सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7.9। यहाँ पर ना मिस्टेक हो गई है, एस्केप वेलोसिटी की ना यहाँ पर वैल्यू मैंने ना गलत वो यहाँ पर हो गई है, किसी ने वो आप नोटिस भी नहीं किया आपने। एस्केप वेलोसिटी का आंसर होता है 11। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ जी, तो ये किसी ने नोटिस भी नहीं किया। और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। और ये जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट मूविंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, वो सैटेलाइट जो अर्थ के पास मूव कर रहे हैं उनका पीरियड आप कैसे मालूम कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला होता है 2 π r डिवाइडेड बाई वी। तो ये जो v है ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो उसका ये फार्मूला क्या होगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये वो मतलब है मिनिमम हाइट है जहां पर सैटेलाइट हमारा मूव करे, तो उसकी जो वो होगी स्पीड, उसका कितना टाइम पीरियड होगा, 84.6 मिनट। इससे कम सैटेलाइट पे वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व नहीं करेगा। ये सबसे मिनिमम है जहां पर वो सैटेलाइट मूव कर सकता है, और उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 84.6 मिनट। इससे नीचे अगर फॉर एग्जाम्पल ये वो ऑर्बिट है जहां पर टाइम पीरियड की वैल्यू ये है, इससे नीचे जो भी जगह होगी वहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे मिनिमम हमारे पास वो मतलब है ऑर्बिटल होता है जहां पर वो जो सैटेलाइट है वो हमारे मूव कर सकती हैं। इससे नीचे सैटेलाइट हमारे वो जमीन के रिवॉल्व नहीं करेंगे। इससे नीचे अगर आप फेंकेंगे तो वो क्या करेंगे, नीचे जमीन पर वापस फॉल कर जाएंगे। लेकिन इस ऑर्बिट में अगर जब वो पहुंच जाएंगे तो वो फिर क्या करेंगे, जमीन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे और बहुत तेजी से रिवॉल्व करेंगे। तो जैसे आपने देखा भी है कि जो शेल जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं, अगर आपने बोर मॉडल पढ़ा है तो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं तो फिर जो स्पीड है वो क्या होती है, वो कम होती चली जाती है। तो सेम यहाँ पर है कि ये सबसे मतलब है लोएस्ट शेल होता है। तो यहाँ पर जो सेटेलाइट होंगे वो बहुत तेजी से मूव करेंगे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो जो सेटेलाइट है वो फिर उनकी जो स्पीड है वो स्लो होती चली जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है फॉर बाउंड्री सिस्टम, बाउंडेड सिस्टम। बाउंड्री सिस्टम, ये बाउंड्री सिस्टम कौन सा होता है, जब आप किसी भी फील्ड के अंदर आते हैं तब आप बाउंड होते हैं, और जब आप फील्ड से बाहर निकल जाते हैं फिर आप क्या हो जाते हैं, फ्री बन जाते हैं। आपके सवाल की समझ नहीं आई लैबा, आपने क्या पूछ रही है कि रेडियस ऑफ सैटेलाइट की क्या वैल्यू होगी। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो मतलब मिनिमम से वो रेडियस है, ऑर्बिट है जिसके अंदर सैटेलाइट मूव कर सकता है, उसका रेडियस कितना होगा, ये आप पूछना चाह रही हैं आई थिंक। तो ये आप वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ना इसकी 3600 किलोमीटर होती है शायद। तो वो वैल्यू आप वो ये मतलब है जब वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल नहीं है।
हाँ वैसे आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए किस जो है ना ऑर्बिट। 6400 नहीं होता? जी 6400 नहीं होता? 6.4 into 10 raised to power नहीं 5 या 6 होता है। शायद फिर हाँ वही हो सकती है 6400। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी भाई। तो ये जिसने अभी क्वेश्चन किया था आई थिंक लैबा ने किया था, तो आई थिंक इसके वैल्यू 6400 ही इसके इसी के अराउंड होगी। ठीक है। तो अब मैंने ये कह रहा था कि बाउंड सिस्टम कौन सा होता है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि बाउंड सिस्टम कौन सा होता है, फ्री सिस्टम कौन सा होता है। जब आप किसी फील्ड के अंदर होते हैं तब वो सिस्टम बाउंड सिस्टम होता है, तब आप अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। अब देखिए ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो अगर आप बॉडी को फेंकेंगे तो बॉडी ने सारा क्या करना है, नीचे ही आना है। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड नेट फोर्स एक्ट ना करे तब तक उसने क्या करना है, वो नीचे ही मूव करेगी। अगर ये बॉडी ऊपर जाना चाहे तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ये ऊपर नहीं जा सकती। तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये बाउंड है, इस सिस्टम के अंदर बाउंड है क्योंकि ये ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है। जैसे ही ये बॉडी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाती है अब ये आजाद हो गया, अब ये चाहे यहाँ पर जा सकती है, ऊपर जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए, अब इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो इसकी मर्जी होगी वो डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। तो फॉर बाउंडेड सिस्टम पाथ विल बी एलिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारा सिस्टम बाउंड होगा तो पाथ हमारा बॉडी का गिरने का क्या होगा, एलिप्स होगा। अगर बॉडी के आप नीचे के एक तो होती है ना वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वाला नहीं है। अगर आप फेंकते हैं कि उसको मतलब इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तो उसका जो पाथ होगा जमीन पर वापस आने का वो कौन सा होगा, एलिप्स होगा या सर्कुलर होगा। अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, चलिए ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे क्योंकि 6 मिनट रहते हैं, तो अभी इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। और जो हमारी टोटल एनर्जी वो हमारी क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। बाउंड सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाउंड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, और फ्री सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाथ क्या होगा उसका, पैराबोला होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर फ्री सिस्टम। तो अगर देखिए यहाँ पर भी फ्री सिस्टम था और ये भी फ्री सिस्टम है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। तो यानी कि आपने इस तरह याद रखना है कि फॉर फ्री सिस्टम एनर्जी विल बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो, बट लेस देन जीरो कभी भी फ्री सिस्टम के लिए नहीं हो सकती। और बाउंड सिस्टम के लिए हमेशा लेस देन जीरो होगी। तो किसी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि फ्री सिस्टम के लिए पाथ क्या होगा, पैराबोला भी हो सकता है और हाइपरबोला भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा वेलोसिटी देंगे फिर हाइपरबोला हो जाएगा, अगर कम वेलोसिटी होगी फिर वो पैराबोला को फॉलो करेगा। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो जो अभी आप बात कर रहे थे ना, लाइबा ने क्वेश्चन किया तो उसका ये आंसर है कि जो लोएस्ट अर्थ ऑर्बिट है ना उसका रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। कंफर्म हो गया यहाँ पर। और उसकी जो होता है हमारे पास टाइम पीरियड वो हमारे पास कितना होता है, 1.5 या से लेकर 2 आवर्स, इस रेंज में वो हमारे पास उसका टाइम पीरियड होता है। जैसे 84 मिनट आपने बोला तो वही हमारे पास 1.5 से लेकर 2 आवर्स तक हमारे पास इसका होता है वो टाइम पीरियड है। और बुलंदी हमारी कितनी होती है जमीन से, 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। इतनी बुलंदी से ये हमारा जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो हमारा क्या करेगा, लाई करेगा। कि अगर आप 200 जमीन से सेंटर ऑफ अर्थ से 200 किलोमीटर आप ऊपर फेंकते हैं, दो और या 2000 तक फेंकते हैं, तब हमारा क्या ऑर्बिट होगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट। और इस रेंज में उसका जो टाइम पीरियड वो लाई करेगा। ठीक है। दूसरा मियो, मियो इसका मतलब क्या है, मिडल अर्थ ऑर्बिट है। और इसकी लंबाई फिर हाइट कितनी होती है, 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ पर इस रेंज में जो हमारे सैटेलाइट्स होती हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, 12 घंटे होता है। और ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसकी अल्टीट्यूड होती है 36,000 किलोमीटर, और कई बुक्स में इसका लिखा होता है 42,000। तो ये वैल्यू डिफरेंट वो वेरी करती हैं।
तो 36,000 किसी कई बुक्स में लिखा होता है, तो कई बुक्स में 42,000 किलोमीटर लिखा होता है। तो पेपर में जो आएगा ना वो इनमें से काफी उसमें गैप होगा वैल्यूज में, जो 4 ऑप्शन होंगे, तो वो फिर आपके लिए सिलेक्ट करना इजी हो जाएगा। चूंकि इनकी जो मोशन होती है वो जमीन के साथ सिंक्रोनाइज होती है, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड वो हमारा कितना होता है, 24 आवर्स होता है। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सच दैट इट अपीयर स्टेशनरी, क्योंकि जमीन के साथ साथ रिवॉल्व कर रही होती हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये हमें स्टेशन नजर आते हैं। दे हैव सेम सेंस ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ अर्थ। दे ट्रैवल इन इक्वेटर बेल्ट अराउंड द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसमें वो ट्रैवल करते हैं, इक्वेटर बेल्ट में करते हैं, पोलर बेल्ट में नहीं करते बल्कि इक्वेटर बेल्ट में करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ होती है वो हमारी इलिप्टिकल होती है, तो ये हमारे पास अगर उसका सेंटर है, तो ये जो हमारा रेडियस होता है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इससे ये इन वो इस तरह ये मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव हमारे सैटेलाइट नहीं करते बल्कि कैसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, इक्वेटर बेल्ट में मूव करते हैं। ऑल सैटेलाइट्स वही सेंड मोस्ट ऑफ सैटेलाइट इन जियो स्टेशन ऑर्बिट। जो हम ज्यादा सैटेलाइट भेजते हैं, वेदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, लाइव टेलीकास्ट के लिए, वो हमारे क्या होती हैं, जियो स्टेशन ऑर्बिट होते हैं। ये अभी लेक्चर में सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन आप रख लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एरिया वेलोसिटी का, ठीक है। जब हम कैप्लर्स लॉ पढ़ेंगे वहां पर भी ये टॉपिक आएगा। तो फिलहाल मेरा कोशिश ये है कि 2 मिनट में लेक्चर को वो समराइज कर सकूं। All satellites will send most of satellites in geostationary. That's why geostationary orbit becomes populated. ये जो ऑर्बिट है ना, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ये काफी पॉपुलेटेड होता जा रहा है, क्योंकि हर जो मुल्क है वो इसमें सैटेलाइट अपने भेज रहा है। ऑल द सैटेलाइट्स इन जियो मस्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपने सैटेलाइट भेजनी है, 2 सैटेलाइट के मान डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि एक सैटेलाइट यहाँ पर है और एक सैटेलाइट यहाँ पर है। आई थिंक मुझे यहाँ पर लेक्चर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये काफी आगे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है, तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ये जो है ना, कल अभी आपने मुझे यहाँ से याद करवाना है कि 2 सैटेलाइट के दरमियान जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस क्यों होना चाहिए, पास पास क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम कल अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और कल जो आपने राजपूत सना पूछा ना एरियल वेलोसिटी का, तो जब हम कैपिटल लॉ पढ़ेंगे यहाँ पर, उसमें वो एरियल वेलोसिटी वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो आप मेरे से ना पर्सनली पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं तो वो आप ग्रुप में वो पर्सनली पूछ सकते हैं। और भी इसके काफी सारे यूजेस हैं, यहाँ पर 2-3 यूजेस लिखी हैं, आप वो बुक से और भी इसके काफी सारे यूजेस कर सकते हैं। तो कल हम अपना यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। साढ़े 10 बजे क्लास होगी, डेली 10:30 बजे क्लास होती है।